हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने 12C का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक आपको समझाया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि इन दी गिवन फिगर, ये जो हमारा ए बी है ये डायमीटर है सर्कल का, साथ ही साथ ये जो डी ओ ये वाली लाइन और ये सी बी ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। उसके अलावा जो एंगल यहाँ पर बन रहा है बी सी डी में ये 120 डिग्री का है। तो आपको ये चारों एंगल फाइंड करने हैं। आइए कॉपी में समझते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने रफली डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले अपने को बी ए डी फाइंड करना है। तो हम लोग ढूंढते हैं बी ए डी कहाँ पर बन रहा है। तो ये हुआ बी, ये हो गया ए और ये डी, यानी ये वाला एंगल अपने को यहाँ पर फाइंड करने की जरूरत है। तो अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत सिंपल है। हमारा जो ए डी सी बी जो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको डिटेल में समझाया है। और हम क्या जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसलिए हमारा जो एंगल ए होगा और एंगल सी होगा इन दोनों का सम 180 होगा। तो ए की जगह मैं पूरा नाम लिख देता हूँ उसका बी ए डी, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें प्लस कर देंगे एंगल सी। तो दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से सी का वैल्यू अपने पास 120 है, तो बी ए डी कितना निकल जाएगा, देखो इस तरीके से निकल जाएगा। ये प्लस में 120 इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री। इस 120 इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 20 माइनस होगा तो हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ आप लिखो बी ए डी इक्वल टू 60 डिग्री। तो पहले वाला तो बहुत ही ईजी था, आसान था, ये हमारा 60 डिग्री निकल गया। अब हम लोग सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है। इसमें अपने को ए बी डी फाइंड करना है। तो ए बी और ये वाला एंगल हो गया डी। तो अब ये एंगल कैसे फाइंड किया जाए, ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल। तो इसके लिए आपको क्या, देखो हमारे पास जो ए डी बी जो है एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें एक एंगल हमने निकाल लिया, ये हमारा 60 डिग्री का है। दूसरा वाला एंगल भी आसानी से निकल जाएगा। ये आसानी से कैसे निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जब कहा था ना कि हमारा जो ए बी है ये डायमीटर है, उसी टाइम मैंने ध्यान दिया था कि ये जो डायमीटर है यानी कि दो सर्कल को, यानी इस कंप्लीट सर्कल को दो सेमी सर्कल में ये डिवाइड कर दे रहा है। और हम क्या जानते हैं कि जब सेमी सर्कल में कोई लाइन डिवाइड करती है तो उसके द्वारा जो एंगल बनता है ना सेमी सर्कल में वो हमारा 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। जैसे ए डी और ये देखो यहाँ से बी से लेके आया डी तक, तो ये वाली लाइन बी से डी और ए से डी, यहाँ पर जो एंगल बनेगी ये हमारी सेमी सर्कल वाली एंगल कहलाएगी। देखो कुछ इस तरीके से, ये हमारा सर्कल था, ये हमारा डायमीटर था। डायमीटर सर्कल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। मेरा थोड़ा गलती से छोटा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये लाइन आया, यहाँ पर ये लाइन आया, तो कहीं पर भी दो लाइन जाए, अगर यहाँ पर भी जाता ना तो भी वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि हमारा ए डी बी जो है एंगल ए डी बी वो है 90 डिग्री का। और क्यों है, तो ये हमारा एंगल इन सेमी सर्कल है, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, तो अगर ये हमारा सेमी सर्कल में 90 डिग्री का हो गया तो हमको पता है एंगल ए का वैल्यू। अब इसको आप लोग ऐसे लिखो, इन ट्रैंगल ए डी बी। ठीक है, जो हमारा ट्रायंगल ए डी बी बन रहा है उसमें हम लोग देखें तो हमारा एंगल ए जिसका नाम बी ए डी था वो हमारा 60 डिग्री का है। उसमें प्लस कर देंगे हम लोग एंगल डी और उसमें प्लस कर देंगे ये वाला एंगल जिसका क्वेश्चन में नाम दिया हुआ था ए बी डी। यहाँ पे लिख दो ए बी डी। ठीक है, तो ये तीनों को अगर अपन प्लस करते हैं तो तीनों का सम 180 आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से इस चीज़ को आप जानते हो, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ए का वैल्यू है 60 डिग्री, डी का वैल्यू है 90 डिग्री, प्लस में ए बी डी इक्वल के उस साइड में 180। अब यहाँ से हम लोग 60 और 90 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, अब 150 हो जाएगा। 150 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 150 माइनस होगा तो आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो ए बी डी है वो 30 डिग्री का है। ये भी हमारे यहाँ पर सॉल्व होता है। सेकंड पार्ट भी निकल गया। अब हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ पर निकल गया, कौन सा निकला भैया, ये वाला निकला है। ये हमारा कितना निकल गया, 30 डिग्री का। ठीक है, इस तरीके से मैं छोटा सा लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे बाद में अगर जरूरत पड़े कहीं पर। तो अब थर्ड वाले एंगल में आते हैं हम लोग जिसका नाम है सी बी डी। तो अब सी बी डी कहाँ पर बन रहा है वो देखते हैं। सी, ये रहा बी और ये रहा डी। तो अब ये वाला जो एंगल है सी बी डी यहाँ पर जो बन रहा है ये कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा निकलते हुए क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई एंगल ही नहीं है जिसका यूज़ करके हम लोग इसको डायरेक्ट निकाल सकें। तो अब दूसरा क्या तरीका है भाई, हमसे क्वेश्चन बोला था कि ये वाली लाइन और ये लाइन क्या आपस में पैरेलल है।
डी ओ और सी बी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है जिसका नाम डी बी है, डी से लेकर बी तक। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, तो इसके लिए मैं क्या तिगड़म लगा सकता हूँ, एक सेकंड को दिमाग लगाने दो। अरे इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखो हमारा ओ से लेकर के बी तक, ये हमारा सेंटर से सर्कल तक गया है लाइन, तो ये मेरा लाइन जो होगा ओ बी रेडियस हो जाएगा। उसी तरीके से ओ से लेकर डी तक ये भी सेंटर से सर्कल तक गया है, तो ये भी रेडियस हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, अगर दो लाइन आपस में इक्वल हैं इस ट्रायंगल के अंदर, यानी दो साइड इक्वल हैं, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी तो आपस में इक्वल होंगे ना। तो अगर हमारे पास ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री का ही होगा। तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिखेंगे कि अगर अपने को सी बी डी फाइंड करना है, यहाँ पर सी बी डी मत लिखो कुछ, आप लोग इसको ऐसे लिखो कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। और दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों आपस में रेडी हैं सर्कल के, रेडी ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस हमारे सर्कल के हो गए ये दोनों। तो अगर ये दोनों रेडियस हो गए तो हमारे पास यानी कि अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गए तो हमारा ये वाला एंगल जिसका नाम ओ डी बी है और ओ बी डी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको आप लोग ऐसे लिखो कि एंगल ओ डी बी इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल ओ बी डी का, है ना। ओ बी डी को ही हम लोग यहाँ पर ए बी डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में इसका नाम ए बी डी रखा था, तो कंफ्यूज मत होना ना। इस एंगल को आप ओ बी डी भी बोल सकते हो और ए बी डी भी बोल सकते हो, यहाँ पर मैं ओ बी डी ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे वो भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं, एंगल्स इन अपोजिट ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, इक्वल जो साइड्स हैं हमारे पास उसके अपोजिट वाले ये एंगल हैं, इसीलिए ये भी आपस में इक्वल होंगे। इतना क्लियर है आपको। तो अब यहाँ से हमारा जो ओ डी बी है, एंगल ओ डी बी, वो हमारा इक्वल, एक चीज़ हाँ, यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। वो आप लोग यहीं पर लिख दो, क्योंकि ओ बी डी 30 है तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा। अब अगली लाइन में आप लोग लिखो कि हमारा जो ओ डी बी है, यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं आपस में पैरेलल लाइन के, इसीलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ ओ डी बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल सी बी डी का, और दोनों का कितना वैल्यू हो जाएगा, तो दोनों का 30 डिग्री वैल्यू हो जाएगा। और ये दोनों आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बस खत्म। यही अपने को फाइंड करना था, सीबीडी निकालना था, वो हमारा निकल गया। अब अपने को एडीसी फाइंड करना है, लास्ट में फोर्थ वाले में एडीसी फाइंड करना। तो देख लेते हैं एडीसी कहाँ पर है, ए डी और सी, यानी ये देखो ए डी और बी तक तो अपने को पता है, यहाँ तक तो अपने को पता है कि ये मेरा 90 डिग्री है। अपने को इधर वाला भी मिला देना है और टोटल बताना है कि टोटल जो है ये कितने डिग्री का निकल करके आएगा। तो टोटल भी हमारा आसानी से निकल जाएगा। देखो ये एंगल अपने को पता है, ये एंगल अपने को पता है 120 है, और ये वाला भी हमने निकाला 30 डिग्री का, तो 120 और 30 हो गया 150। तो ये वाला कितने का होगा, ये भी हमारा 30 डिग्री का ही होगा, क्योंकि 150 में 30 प्लस करेंगे तभी तो हमारा ये CBD जो ट्रायंगल बना है उसमें तीनों एंगल हमारे 180 के होंगे, तो ये भी 30 डिग्री का होगा। फिर ये 90 और 30 मिला दोगे तो 120 आ जाएगा। तो इसको हम लोग वैसे ही करेंगे, इस पर लिखेंगे फोर्थ नंबर। सबसे पहले बताएंगे हम लोग इन ट्रायंगल CBD, जो नीचे में ट्रायंगल बना है ये वाला जिसमें 120 और 30 डिग्री बना हुआ है, इसमें हमारा जो एंगल जो जिसके बारे में पूछा है हमसे, नहीं पूछा नहीं है, जिसको हम लोग को निकालना है, पहले छोटा लोग निकालना है ना, तो CDB, इस एंगल का नाम लिखता हूँ मैं CDB। इसमें अगर हम लोग प्लस कर दे एंगल नंबर C को, और उसमें हम लोग प्लस कर दे तो 30 डिग्री भी निकाले थे हम लोग, जिसका नाम था CBD। ठीक है, इन तीनों को प्लस करेंगे तो तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो ये वाला तो अपने पास है नहीं, यही तो अपने को निकालना है, CDB ही निकालना है। C का वैल्यू 120 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये 30 डिग्री हमने निकाल लिया है। इक्वल क्वेश्चन में 180 हो गया, तो 120 और 30 हो जाएगा 150, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो CDB है वो निकल करके आ जाएगा, 180 में से 150 माइनस हुआ तो 30 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हमारा 30 डिग्री निकल करके आ गया। बहुत सारे एंगल्स जो हमारे 30 डिग्री निकल रहे हैं, लेकिन अपने को ये फाइंड नहीं करना था ना, अपने को फाइंड क्या करना था, ADC फाइंड करना था। तो यहाँ पर लिखो नाउ एंगल ADC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारा वो 90 डिग्री वाले एंगल के, जिसका नाम क्या है भाई, ये वाला एंगल क्या नाम है, इसका नाम है ADB, और ये वाला एंगल के जिसका नाम है हमारा CDB। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा ADC निकल जाएगा। तो वही लिखेंगे कि ADC इक्वल टू ADB और प्लस में एंगल CDB, ये दोनों एंगल। तो ये हमारा कितने डिग्री का था, ये हमारा 90 डिग्री का था, प्लस में ये हमने भी 20 डिग्री निकाला, तो 90 और 30 डिग्री निकाला, तो 90 और 30 मिला दो तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका लास्ट वाला भी सॉल्व हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ था कि आपको ये भी बताना ऑल्सो सो दैट AOD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ये वाला जो हमारा एंगल AOD, सॉरी थोड़ा सा फोकस, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा और था, सो दैट AOD
AOD, ये जो ऊपर में आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसको इक्विलेटरल भी आपको फाइंड करना था, यानी कि शो करना है यहाँ पर। तो इक्विलेटरल शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों जो साइड है आपस में इक्वल होते हैं तो वो इक्विलेटरल होता है। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग तीनों साइड इक्वल प्रूफ नहीं कर सकते, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों एंगल को यहाँ पर 60 डिग्री का है ना प्रूफ कर देंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। एक एंगल 60 डिग्री का हमारे पास पहले से है, ओहो बार बार मुझे फोकस सेट करना पड़ रहा है। तो ये हमारा 60 डिग्री का पहले से है, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ADB ये जो कंप्लीट एंगल है वो 90 डिग्री का है, उसमें एक बीच में लाइन किया है ये वाला DO लाइन, और यहाँ पर जो एंगल बना है इसको हमने 30 डिग्री निकाला था ना, इसको 30 निकाला था तभी तो ये 30 आया था। तो ये 30 डिग्री का है, तो कंप्लीट अगर 90 है, नीचे वाला 30 है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो इसको मैं कहाँ पर निकाल दूँ, नेक्स्ट पेज में यहीं पर कहीं पर निकालता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो छोटा छोटा मैं लिख करके फटाक से आपको समझा देता हूँ। इसमें आप लोग क्या करोगे, लिखोगे इन ट्रायंगल AOD, यहाँ पर ऐसे लिख लेना इन ट्रायंगल AOD, उसमें आपका एंगल A जो है उसमें प्लस कर देंगे हम लोग एंगल नंबर D को, या फिर एंगल D को आप पहले निकाल के शो कर दो, इस तरीके से मत करो, पहले एंगल D निकालो। अब बताओ कि ADB जो है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने को अगर ADO चाहिए, एंगल AD अगर O चाहिए, तो हम लोग कंप्लीट जो हमारा ADB है, ADB 90 डिग्री का, उसमें से माइनस कर देंगे छोटा एंगल जिसका नाम है ODB, ठीक है, एंगल ODB। तो ये हमारा 90 है। ODB को हमने थोड़ी देर पहले 30 डिग्री निकाला था, सॉरी 30 निकाला था ना, कहाँ पे निकाला था, कहीं पर तो निकाला था 30 डिग्री यार, अरे जो भी था, ये वाला एंगल हमने 30 डिग्री निकाला था, इसका कुछ दूसरा नाम रखा हूँगा इसीलिए मुझे भी नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से आ गया 60 डिग्री, तो ADO जो हमारा 60 डिग्री निकल गया। अब ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो जाहिर सी बात है हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये 60 और 60 प्लस करोगे तो 120 आता है, और 120 को जब ट्रांसफर करोगे और 180 में से माइनस करोगे तो ये भी हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। तब आप लोग लिखोगे कि हमारा इन ट्रायंगल AOD में ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री, सो AOD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस इतना ही आपको यहाँ पर लिखना है, बस तीनों एंगल को 60 डिग्री लेकर के आना है और यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। तो आई होप ये आप अपने से कर सकते हो, एकदम छोटा सा काम है। अगर नहीं कर पाओगे ना, एकदम लास्ट में एकदम बुद्धू बच्चे रहोगे, तो फिर मुझे आप क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में पूछना, वहाँ पर मैं आपको इसको सॉल्यूशन बना करके भेज दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहीं पर रुकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि दो कॉर्ड्स हैं, एक का नाम है AB, दूसरे का नाम है CD। ये देखो AB और ये CD दो कॉर्ड्स हैं सर्कल के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P आउटसाइड। ये दोनों एक दूसरे को P में जाकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सर्कल के बाहर है इसलिए आउटसाइड लिखा हुआ है। अगर AB का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, BP का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, और PD का वैल्यू P से ले D तक का वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है, तो CD का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए देखो आपको ये क्वेश्चन जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है सिंपल ना, वैसे सिंपल तरीके से बन जाएगा। बस एक बेसिक सा थ्योरम आपको पता होना चाहिए। बेसिक सा थ्योरम क्या है कि कभी भी जब कोई भी सर्कल हो उसको दो लाइन कट करें, है ना। एक लाइन देखो, जैसे ये देखो मेरा जो लाइन AP है ना, ये एक सीकेंड कहलाता है। अब लोगों सर ये सीकेंड क्या होता है, सीकेंड बारे में आपको क्लास 6 में बताया था, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब कभी किसी भी सर्कल को एक ऐसी लाइन काटती है जो दो जगह पर, यानी कि सर्कल में दो पॉइंट्स पर कट करती है, तो उस लाइन को सेकंड कहा जाता है। तो अब देखो ये वाली जो मेरी लाइन AB है या फिर AP जिसका नाम हम लोग दे दें, तो ये हमारे सर्कल को A में भी कट कर रही है और B में भी कट कर रही है, दो पॉइंट में कट कर रही है, तो ये भी हमारा एक सेकंड होगा। और दूसरा जो हमारा ये CP है, ये भी इसको ऐसी दो पॉइंट में कट कर रहा है, तो ये भी हमारा सेकंड होगा। अब कभी भी दो सेकंड जो होते हैं ना किसी भी सर्कल के, उनमें एक रिलेशन होता है। अगर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन क्या रहता है कि अगर आप इसका यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट और इसके दूसरे वाले सेगमेंट, यानी कि A से लेकर B तक के सेगमेंट एक पार्ट और B से P तक के पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल होगा C से D तक के मल्टीप्लाई और प्लस मल्टीप्लाई D और से लेकर के P तक के, यानी कि ये वाला पार्ट और ये पार्ट का मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल हो जाएगा इस पार्ट और इस पार्ट के मल्टीप्लाई के बराबर। ये वाला एक्चुअल में जब क्वेश्चन आता है ना तो इस टाइप से नहीं आता एग्जाम में। यहाँ पर आपको इसको दो पार्ट में दिया जाएगा और इसी को PD को मान लो आधा दिया रहेगा, ये दिया ही नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसके दो पार्ट बराबर बराबर करने, तो PD मल्टीप्लाई PD इक्वल टू AB मल्टीप्लाई BP। इस तरीके टाइप से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एग्जाम में। हो सकता है आगे क्वेश्चन दिया होगा तो देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग को CD कैसे निकालना है, तो वही वाला थ्योरम यूज करेंगे हम लोग और इसको फाइंड करेंगे। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है और ये मैंने यहाँ पर हमको लिखना क्या था, कि हमको फाइंड क्या करना है वो मैंने लिख लिया है। हमको फाइंड करना है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक CD, ओके। तो हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास सेकंड है, तो सेकंड में रूल क्या होता है कि अगर हम लोग A से लेकर के P तक का यानी AP का अगर मल्टीप्लाई करें BP से, ठीक है, AP मल्टीप्लाई अगर BP करें तो वो हमारा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा C से लेकर के P तक के CP मल्टीप्लाई DP के।
ये हमारा एक रूल है। सिंपल से सेगमेंट के अंदर अगर हमारे पास सीकेंट आता है तो उसमें आपको यही थ्योरम यूज़ करने। अब इनमें से हमारे पास किस किस चीज़ का वैल्यू है, तो देखो ए बी अपने को दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, बी पी दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर और डी पी दिया हुआ था 2.5 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ था ना, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 13, हाँ इतना ही दिया हुआ था। पी डी या डी पी जो भी है वो अपने को 2.5 दिया हुआ था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ए पी निकालना है। तो ए पी यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 6 और 2 को मिला दो तो टोटल आ जाएगा। तो ए पी का जो वैल्यू है ये यहाँ से आ जाएगा 8। बीपी का वैल्यू हमारे पास 2 पहले से है तो उसके जगह में हम लोग केवल 2 लिखेंगे। इक्वल टू साइड में सीपी, तो सीपी के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि सीपी निकालना है तो सीडी में ये डीपी को प्लस करना पड़ेगा। तो हम लोग सीपी के बदले में वही लिखेंगे, सीडी प्लस में डीपी, यानी कि डीपी का जो वैल्यू है, यहाँ पर डीपी का वैल्यू कितना है 2.5 है ना, तो मैं डायरेक्ट 2.5 लिख देता हूँ, उससे टाइम भी बचेगा। सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट मत लगाओ, अभी मल्टीप्लाई की साइन है तो मल्टीप्लाई की साइन लगा करके डीपी कर दो, जो कि हमारे पास 2.5 है, फिर ब्रैकेट लगाइए दो, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं सीपी का ये वैल्यू लिखे है ना, तो सीपी का ये वैल्यू होगा, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे तब सीपी आएगा, उसमें मल्टीप्लाई करना है डीपी को, तो ये ब्रैकेट रहने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 8 2 16, यहाँ पर मैं 16 कर लेता हूँ। इक्वल के उस साइड में सी डी का पहले तो देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन गया, जैसे मान लो हम लोग सॉल्व करते थे ना 2 प्लस में 4x और बाहर में हमारे पास एक y रहता था, तो y का पहले 2 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर y का 4x से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, इसका पहले इससे करेंगे और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.5 का CD से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा CD 2.5 आ जाएगा, या फिर 2.5 को पहले लिखो, नंबर का वैल्यू पहले लिखा जाता है, तो 2.5 CD इस तरीके से आ जाएगा। फिर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मल्टीप्लाई 25 625 होता है। और यहाँ पर चूंकि हमारे पास 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, देखो यहाँ भी 1 डिजिट और यहाँ भी 1 डिजिट, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। अब अपने को तो CD का वैल्यू निकालना है, तो पहले हम लोग इस नंबर को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो इधर ये प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 माइनस में 6.25 इक्वल के उस साइड में 2.5 CD बच जाएगा। ओके, तो 16 में से 6 माइनस होगा, देखो इस तरीके से 16.00 लिखो, उसमें से 6.25 माइनस करना है। ये चीज़ भी बहुत सारे बच्चे क्लास 10 में पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी याद नहीं रखते हैं कि ऐसे इसको माइनस किया जाता है। कभी भी डेसिमल वाले से डेसिमल को ही माइनस करना रहता है, ध्यान रखना। अगर डेसिमल नहीं है तो उसमें आप डेसिमल 00 लिखोगे। अब 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, बोरो करेगा, सब इससे बोरो करेंगे। ये अपना 1 इसको देकर के 10 बना देगा, फिर ये अपना 1 इसको देकर के 10 बनाएगा, खुद 9 बन जाएगा। तो 10 में से 5 माइनस होगा तो 5 आ गया, 9 में से 2 माइनस हुआ तो 7 आ गया। उसके बाद यहाँ पर अब कितना बचा भाई 5 बचा है, यानी टोटल ये हमारा एक तरह से करो 15 है। 15 में से 6 माइनस होगा तो हमारा 9 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू हमारा 9.75 आ गया। इक्वल के उस साइड में 2.5 CD है, अपने को तो CD का ही वैल्यू निकालना है, तो 2.5 को इधर ट्रांसफर कर दो, इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 9.75 डिवाइड बाई 2.5 इक्वल के उस साइड में CD। अब कभी भी डेसिमल आ जाता है ना, तो उसको मैं डेसिमल में डिवाइड कभी नहीं करता हूँ, उसको मैं ईजी कर देता हूँ। जैसे देखो 9.75 है तो इसका मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 975 हो जाएगा, डेसिमल बाहर निकल जाएगा। तो नीचे भी जो हमारा 2.5 है इसको भी मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल है। तो यहीं पर कर देता हूँ, फालतू में मैं साइड में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 100 और नीचे में 2.5 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, इक्वल के उस साइड में CD हो गया। तो ये तो हमारा पूरा 975 बन जाएगा, तो 975 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद ये जो नीचे वाला मेरा नंबर है, तो देखो एक जीरो की वजह से तो डेसिमल बाहर निकल जाएगा, तो ये 25 बन जाएगा, लेकिन एक और जीरो है तो वो जीरो यहाँ पर लग जाएगा। ओके, और इक्वल के साइड में हो जाएगा हमारे पास CD। अब आप इसको चाहे 5 से कट करो या जैसे भी कट करना है, डिवाइड जब करोगे आप लोग, लास्ट में जब आपका आंसर आएगा डेसिमल में तो वो आपका 3.9 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ 3.9 इक्वल टू CD। इससे हमारा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा, बस कट करने का बचा हुआ है। आप जैसे कट करना चाहो वैसे कर सकते हो, चाहो तो थोड़ा देर कट करो, फिर जब नंबर छोटा हो जाए तो उसको फिर पूरा डिवाइड कर देना डेसिमल वाला रूल से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसमें भी अगर कुछ डाउट हो तो इंस्टा टेलीग्राम को जैसे मैंने आपको बताया लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू। सो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे बोला जा रहा है कि ये जो फिगर है इसमें ओ हमारा सेंटर है, AOD जो एंगल बन रहा है ये 140 डिग्री का है, 140 का है। CAB जो है यहाँ पर बना हुआ 50 डिग्री का है। आपको 2 एंगल फाइंड करने हैं। पहला है यहाँ पर वाला एंगल जिसका नाम है EDB, दूसरा है यहाँ पर नीचे वाला एंगल जिसका नाम है EBD। तो अब ये दोनों एंगल फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ आपको जो OBD ट्रायंगल दिख रहा है ना, उसका D वाला और B वाला एंगल फाइंड कर लो। अगर आपने ये दोनों एंगल फाइंड कर लिया, यहाँ पर का एंगल फाइंड कर लिया, तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और अगर इधर वाला निकल गया ना तो ये भी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि एकदम लीनियर पेयर है, सीधी लाइन है। देखो ना मेरा AO जो है, AOB ये सीधी लाइन जा रहा था ना, इसी को तो प्रोड्यूस किया गया है E तक, तो ये वाला हमारा ऑटोमेटिक निकलेगा। इसको ही थोड़ा सा आपको निकालने में दिमाग लगाना पड़ेगा। ये कॉपी में समझते हैं कैसे निकालेंगे।
तो देखो यहाँ पर हम डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, हम ये दो एंगल फाइंड करेंगे। तो अब ये कैसे फाइंड किया जाए, तो उसके लिए आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल हमारा आसानी से निकल जाएगा क्योंकि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये और ये एंगल जो होंगे हमारे लीनियर पेयर कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारा एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। तो उस कंडीशन में हमारा ए ओ बी जो एंगल होगा, एंगल ए ओ बी, उसमें अगर अपन प्लस करेंगे कौन सा एंगल, इधर वाला जिसका नाम बी ओ डी है, एंगल बी ओ डी, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, जिसको हम लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। तो ये 140 है, प्लस में बी ओ डी हो गया, इक्वल को साइड में 180 आ गया। अब हम लोग इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो जाकर के माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस में है। तो अगर ये माइनस में हो जाएगा तो 180 में से 140 माइनस होगा तो हमारा 40 डिग्री आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कि एंगल बी ओ डी जो होगा मेरा, वो 40 डिग्री का हो जाएगा। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कैमरा फोकस नहीं किया है, कर लो भाई। हाँ, मेरे हिसाब से अच्छे से कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो ये समझ में आ गया यहाँ पर कि बी ओ डी हमारा ये वाला जो है ये 40 डिग्री का है। अब आप देखो कि मेरा ओ डी जो है ये भी सर्कल का रेडियस है, क्योंकि सेंटर से जा रहा है सर्कल तक। और ओ बी जो है ये भी हमारा रेडियस ही है, क्योंकि ये भी सेंटर से हमारा सर्कल तक जा रहा है। तो ये दोनों रेडियस, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे, ओ डी इक्वल टू ओ बी। इसीलिए हमारे ये वाला एंगल और ये एंगल जो होगा आपस में इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट जो हमारे साइड्स होते हैं, यानी कि ये अगर क्या बोल सॉरी इक्वल अगर साइड होते हैं तो इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल बनता है ना, वो भी आपस में इक्वल होता है। तो इस वाले साइड के अपोजिट में ये एंगल है और इस वाले साइड के अपोजिट में ये एंगल है। तो हम लोग इसीलिए लिखेंगे ओ डी बी, हमारा एंगल जो ओ डी बी होगा वो इक्वल हो जाएगा ओ बी डी के, एंगल ओ बी डी के। तो अब ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो दोनों को हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं एक्स इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे बार बार इतना लंबा चौड़ा नाम ना लिखना पड़े। तो अब हम लोग ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, ओ बी डी जो ट्रायंगल है उसमें, इन ट्रायंगल ओ बी डी। अब इस ट्रायंगल में हमारा ये वाला एंगल जिसका नाम हमने बी ओ डी रखा था, एंगल बी ओ डी, उसमें मैं अगर ये दोनों एंगल को प्लस करूं, यानी इन तीनों एंगल को प्लस करूं, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एंगल ओ बी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ अगर इन दोनों के बदले देखो दोनों इक्वल थे इसलिए मैंने दोनों को एक्स मान लिया था, तो इन दोनों के बदले मैं एक्स लिख देता हूँ और बी ओ डी का वैल्यू 40 डिग्री रख देता हूँ। तो 40 प्लस में एक्स फिर प्लस में एक्स इक्वल टू साइड में 180 आ गया। 40 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 180 में से 40 माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा 140 आ जाएगा। और एक्स एक्स को प्लस करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू मैं 140 लिख देता हूँ डायरेक्ट, ताकि टाइम भी बचे, पेज भी बचे। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है। तो 140 को जब हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, हमारा 70 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 70 डिग्री आ गया, यानी कि ये दोनों जो हैं ये 70 डिग्री के हैं। आप लोग यहाँ पर एक बार फिर से वही लिख देना कि एंगल मेरा जो ओ बी डी है वो इक्वल है हमारे एंगल ओ डी बी के, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं और इन दोनों का जो वैल्यू है वो 70 डिग्री है। इसको भी बॉक्स में से क्लोज करते हैं। अब अगर ये वाला एंगल निकल गया, देखो ये वाला एंगल निकल गया है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल को निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को पहले ये एंगल निकालने के लिए बोला था। आसान तो अब ये एंगल तुरंत निकल जाएगा, अगर ये निकल गया तो ये लीनियर पेयर से निकल जाएगा 1 मिनट में। लेकिन क्वेश्चन में पहले कौन सा एंगल को निकालने बोला था, इस वाले को जिसका नाम ई डी बी दिया हुआ है ना, पहला क्वेश्चन वो था। तो हम लोग को अगर ई डी बी निकालना है ना तो ये वाला भी एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये जो मेरा एक बॉक्स बना हुआ है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसका नाम ए बी डी सी है। तो यहाँ पर आप लोग लिखो ए बी डी सी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। यानी ये पूरा अगर मैं प्लस कर दूं इस वाले में, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर का ये वाला एंगल, यहाँ ध्यान रखना, ये ब्लू वाला, ये वाला छोटा वाला और ये छोटा मिला करके, और इसको प्लस करूँ तो दोनों हमारे 180 आएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा शॉर्टकट में कि एंगल ए जो है उसमें अगर एंगल डी प्लस किया जाए तो 180 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा एंगल ये 50 डिग्री का है। डी में 2 एंगल बने, एक इधर वाला और एक इधर वाला। इस वाले का नाम सी डी ओ रख देता हूं मैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी डी ओ, और इस डी में दूसरा एंगल कौन सा बना है, ये वाला एंगल बना है जिसका नाम ओ डी बी है, जो हमने भी 70 डिग्री फाइंड किया पिछले वाले स्टेप में, यहाँ पर जो हमने फाइंड किया है। तो इसका नाम लिख देता हूँ मैं डी के बदले में ओ डी बी। ये दोनों एंगल डी में ही बने, ध्यान रखना, ठीक है। इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 50 को भी ट्रांसफर कर दो, ओ डी बी का वैल्यू कितना है, 70 है। तो एक बार मैं लिख ही लेता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा शॉर्टकट मारूंगा। तो यहाँ पर सी
सॉरी CDO प्लस में इसके बदले में 70 लिख दो, इक्वल की साइड में 180। अब 50 और 70 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 120। 120 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा मैं, तो 180 में से 120 माइनस हो जाएगा, तो 60 डिग्री आ जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पे लिखो एंगल CDO जो है वो निकल गया हमारा कितना डिग्री का भाई, कितना हुआ था ये 120 हुआ था ना, हाँ तो 60 डिग्री हो जाएगा इधर जाने के बाद, माइनस होने के बाद, तो ये हमारा 60 डिग्री निकल गया। अब आप ये वाला एंगल तुरंत फाइंड कर सकते हो। अब आप लिखोगे यहाँ पर कि हमारा CDE जो है स्ट्रेट लाइन है, नाउ CDE इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है एकदम। तो यहाँ से हमारे पास जो 3 एंगल बन रहे हैं, जिसमें से एक हमारा CDO है, ठीक है, दूसरा हमारा ODB है, ठीक है, एंगल ODB जो हमने 70 डिग्री फाइंड किया, और तीसरा जो क्वेश्चन में हमसे बोला गया था फाइंड करने के लिए EDB, ठीक है, तो EDB, तो इन तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि सीधे लाइन में तीनों एंगल बन रहे हैं। तो इसका वैल्यू हमारे पास 60 है, इसका वैल्यू 70 है, इसका वैल्यू निकालना है EDB का, इक्वल की साइड में 180 डिग्री है। ओके, तो 60 और 70 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 180 में से 130 माइनस होगा तो आ जाएगा 50 डिग्री। इसका मतलब हमारा एंगल EDB जो है वो हो गया 50 डिग्री का। खेल खत्म, पहला क्वेश्चन आ गया ना। सेकेंड वाला क्वेश्चन बस इतनी ही से जगह में बन जाएगा, इसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें आप लोग लिखोगे OBE जो है स्ट्रेट लाइन है, इसलिए OBD और EBD ये दोनों का सम भी हमारा 180 होगा। यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ कि एंगल OBD में अगर प्लस करेंगे जो हमको फाइंड करने के लिए बोला है EBD, तो दोनों सॉरी D होगा ये, तो दोनों का सम 180 होगा। लीनियर पेयर है, सीधी लाइन में बने हुए दो एंगल हैं, इसका वैल्यू हमने 70 डिग्री निकाल ही लिया है, प्लस में EBD, अरे यार ई क्यों छूट जा रहा है, इक्वल को साइड में 180 हो गया। 70 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर ये प्लस में है, इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 180 में 70 माइनस होगा, तो EBD का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 110 डिग्री। खेल खत्म, पैसा हजम। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है। थोड़ा सा आपको लेंथी जरूर लग रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम आसान है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के बनाओगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बस आपको एक क्लास 7 का एक छोटा सा क्या बोलते हैं पैरेलल लाइन वाला रूल रिवाइज करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आइए मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि जो मेरा ABCD है ना, सॉरी ABC, ये एक ट्रायंगल है। B और C से एक सर्कल गुजर रहा है जो कि AB को और AC को D और E में इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर ए सर्कल पासिंग थ्रू B एंड C इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D एंड E। अब बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए DE जो है, ये वाली जो लाइन वो पैरेलल है BC के। तो अब ये प्रूफ कैसे करें, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, आइए कॉपी में समझते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको बताया कि क्लास 7 का एक बात आपको रिवीजन करना पड़ेगा, एक रूल रिवीजन करना पड़ेगा, वो क्या है वो समझो। हमारे पास कभी भी अगर दो पैरेलल लाइन होते हैं, देखो हमको ये दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है ना, तो कभी भी अगर दो पैरेलल लाइन होते हैं उसको अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो सेम जगह पर जब एंगल बनता है, जैसे यहाँ पर नीचे में और यहाँ पर नीचे में, तो ये दोनों जो एंगल होते हैं ना आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये मेरा 60 का होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा। और ये जो रूल है, मान लो अगर ये हमारा एंगल 1 है तो ये एंगल 2 है, तो हमेशा इसको लिखा जाता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये आपको मैंने क्लास 7 में एकदम अच्छे से समझाया था पैरेलल लाइन वाले चैप्टर में, जब आपने पैरेलल लाइन पढ़ना शुरू किया था तब, ठीक है। तो अब इसको आपस में कुछ नाम भी दिया जाता है, जैसे कि पैरेलल लाइन के बीच में बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिनका रिलेशन होता है, किसी को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किसी को को इंटीरियर एंगल, इस टाइप से कहा जाता है। वैसे इन दोनों को आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, पॉन्डिंग। तो अब करस्पॉन्डिंग एंगल ही अगर हम लोग यहाँ पर बना दें, यानी हम लोग ये प्रूव कर देना कि इन दोनों में जो दो एंगल बन रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल वो आपस में इक्वल हैं, तो अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो BC और DE जो है वो ऑटोमेटिकली पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे। तो अब हम लोग कौन कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे, देखो यहाँ पर तो मैंने ऐसे लाइन बनाया था, यहाँ पर मेरा BC इधर है और इधर हमारा DE है। अब ये जो ऊपर मेरा जा रहा है ना, ये वाला एंगल, आप नीचे वाला भी लाइन ले सकते हो, यहाँ पर वाला भी एंगल ले सकते हो, मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे अच्छे से। तो मान लो ये वाला मैंने ऐसे लाइन गया तो यहाँ नीचे में एंगल बना और यहाँ नीचे में एंगल बना, तो ये दोनों एंगल को ही अपने को इक्वल प्रूफ करना है, क्योंकि ये दोनों ही आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपने को इक्वल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, वो समझो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो मेरा AB है और ये जो मेरा AC है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, क्योंकि ये हमारा क्या है, आइसोस्केलेटल ट्रायंगल है। हमसे क्वेश्चन बोला गया था ना कि ABC जो आइसोस्केलेटल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू AC, है ना। तो दो इक्वल हो गए साइड, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर दो इक्वल साइड है तो उसके अपोजिट के जो दो एंगल होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे, इसलिए हमारा जो एंगल B होगा वो इक्वल होगा एंगल C के। ये दोनों भी एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसको ऐसे ही लिखा जाता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर
इक्वल, इस तरीके से इसको लिखा जाता है स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहो तो। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ओके, अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमारा बी सी ई डी, अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो कि साफ साफ दिख भी रहा है, बी सी ई डी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको आप लोग लिख लो पहले कि बी सी ई डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में थ्योरम नंबर 3 याद करो, हमने थ्योरम नंबर 3 आपको क्या बताया था कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस किया जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये थ्योरम नंबर 3 आपको पेज नंबर 463 में दिया हुआ, जिसके बारे में आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया भी था। ठीक है, तो ये जो हमारा थ्योरम है वही हम लोग यूज करेंगे, इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए इसको इसलिए बोला जाता है। सो हमारा ए डी ई जो होगा, एंगल ए डी ई, ये इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के जिसका नाम है सी। शॉर्टकट में एंगल सी ही लिख देता हूँ, पिछले बार मैंने क्योंकि सी लिखा था। ओके, यहाँ पर आप लिख भी दोगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इस तरीके से शॉर्ट में लिखना, ज़्यादा लंबा चौड़ा थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। हम क्या जानते हैं कि हमारा b और c इक्वल है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 के नाम से देख लो, ये हमको इक्वेशन नंबर 2 के नाम से ले लो। तो अब लिखो आप लोग यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको ये दिख रहा है कि b भी c के इक्वल है और ये जो ADE है ये भी c के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखो, इसलिए हमको ये 1 और 2 से ये समझ में आ रहा है कि जो ADE होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर b का। कौन सा एंगल भैया AD, देखो ये वाला एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के। तो ये दोनों हमारे एंगल अगर इक्वल हैं, जिनको हम लोग जानते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के नाम से, तो यहाँ पर लिख भी दो आप लोग, ये दोनों जो आपस में इक्वल है ना, ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं सो ये प्रूफ होता है कि जो BC होगा वो पैरेलल होगा DE का, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल सी हैं, नीचे में बना हुआ है नीचे में बना हुआ है, तो ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल किसका इक्वल होता है, जब कोई दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है। तो बस आपको यही यहाँ पर प्रूफ करना था, इन दोनों को अगर आपने इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये पैरेलल हो गया, खेल खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था। तो बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बच्चों वाला जो आपने पढ़ा है क्लास 6-7 में ना, वो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो 16th वाले क्वेश्चन से बोल रहा है कि गिवन फिगर में हमारा देखो सेम क्वेश्चन है, फिगर भी आप देखोगे तो सेम टू सेम है, बस ए बी को यानी ई को इधर ले किया गया है, मतलब कि आगे पीछे बस ABCD किया है और बाकी सेम ही डायग्राम सेम है। हमसे बोल रहा है कि AB और CD जो है दो पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, कॉर्ड्स ऑफ सर्कल ये सॉरी पैरेलल हैं और कॉर्ड्स हैं ये सर्कल की। ये वाला सर्कल जो हमारा कंप्लीट दिख रहा है ना, इसका एक CD कॉर्ड है और एक AB कॉर्ड है, इसका जरूरत नहीं कॉर्ड बोलने का, बस अपने को ये क्लियर होना चाहिए कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इफ़ BDE एंड ACE आर स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं जाकर के E में, तो अपने को प्रूव करना है कि AAB जो होगा एक आइसो स्केल होगा। पिछले बार अपने को आइसो स्केल बता दिया गया था, हमको प्रूव करना था पैरेलल। इस बार अपने को पैरेलल बता दिया गया है, हमको प्रूव करना है आइसो स्केल। बहुत ही सिंपल है, जैसे यहाँ पर काम किए थे ना हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल लेकर के, वैसे ही करेंगे। अगर इसको आइसो स्केल प्रूफ करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का आपस में इक्वल प्रूफ कर दो। तो अगर एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट वाले साइड भी इक्वल होंगे, जैसे अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो एंगल इक्वल होता है ना, सेम उसका उल्टा भी होता है कि अगर अपोजिट वाले एंगल्स हमारे इक्वल हैं तो उसके अपोजिट में जो साइड होगा वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गए तो ABE जो है हमारा वो ऑटोमेटिक बन गया ना एक आइसो स्केल ट्रायंगल। तो इन दोनों को कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे आइए समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हमारा ABDC है, ये जो हमारा एक फिगर दिख रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कॉर्नर जो है सर्कल में जाकर के टच हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होगा वो यहाँ पर अप्लाई होगा, इसीलिए हमारा जो EDC एंगल है, एंगल EDC वो क्या होगा, इक्वल होगा एंगल नंबर A के। ये समझ में आ गया ना, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज होगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बस इतना लिखना है आपको और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। बाकी मैं शॉर्टकट में जो बिंदु बिंदु लगाया हूँ उसको आप लोग फुल फॉर्म में लिखना। ये हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से इधर भी तो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना, ये देखो ये मेरा बॉक्स है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो लाइन गया ये जो C में एंगल बना ये B वाले के अपोजिट में आ रहा है, तो ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। तो इसको भी आप लोग लिख दो कि हमारा जो एंगल ECD है, ECD ये इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल नंबर B के। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे नाउ हमारा हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, AB और CD पैरेलल है। स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में ये चीज़ क्लियर किया गया था, तो वो भी हम लिखेंगे कि AB इज पैरेलल टू CD। तो अगर AB और CD पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। पिछले बार देखो हम लोग को इक्वल प्रूव करना पड़ा था इन दोनों एंगल को, इस बार अपने को क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो जब पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल ही होंगे। तो हम लोग यहाँ पर वही लिखेंगे कि इसीलिए मेरा जो D में एंगल बन रहा है जिसका नाम EDC है
वो क्या होगा, इक्वल होगा एंगल नंबर बी का। क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि हमारा ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, उसी तरीके से इधर भी तो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, ये वाला नीचे में बना और ये नीचे में, जैसे ये अगर पैरेलल लाइन है, इधर से अगर ट्रांसवर्सल कट कर रहा है ये वाला, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ए में और यहाँ जो एंगल बन रहा है सी में, ये दोनों भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो वो भी लिख लो आप लोग कि हमारा जो एंगल सी में बना है जिसका नाम ECD रखे हैं, वो एंगल ए का भी इक्वल होगा। ठीक है, ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 ले लो, इसको लास्ट लोग इक्वेशन नंबर 4 ले लो। अब देखो डायरेक्ट लिखो आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये एंगल और ये एंगल, सॉरी, शुरू में तो पहला वाला इक्वेशन से क्या समझ में आया कि ये वाला और ये वाला इक्वल था। फिर ये थर्ड वाले से क्या समझ में आ रहा है कि ये और ये भी इक्वल है। उसी तरीके से सेकेंड वाले में हमने ये देखा कि सी वाला और उसके अपोजिट का बी वाला ये इक्वल था। फिर यहाँ फोर्थ वाले में हमने क्या देखा कि सी वाला और ए वाला भी इक्वल है। तो अगर ये चारों आपस में इक्वल हो ही रहे हैं तो ए और बी भी आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो कि इसीलिए हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और अगर एंगल ए और बी इक्वल है तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट प्रूफ होता है कि AEB इज आइसोस्केल ट्रायंगल। ये जो होगा हमारे आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। खेल खत्म, पैसा हजम। तो इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था, है ना। और कुछ इसमें दिया हुआ है क्या? और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बस आइसोस्केल की मैं स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिख दिया हूँ। और कुछ प्रूफ करना था? नहीं करना था। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, उसे सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे बोला जा रहा है कि ये जो फिगर बना हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे कि दो सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट डी में कर रहा है और एक पॉइंट सी में कर रहा है। अब इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है BAD, देखो यहाँ पर BAD ये वाला 75 डिग्री का है। इधर जो एंगल बन रहा है जिसका नाम DCF रखा गया है, इसको बोला है कि ये x डिग्री का है, अपने को इसका वैल्यू नहीं बताया है। और यहाँ पर जो DEF बना हुआ है, DEF इस तरीके से, ये एंगल y डिग्री का है। अपने को इन्हीं दोनों का वैल्यू निकालना है। तो अगर x का वैल्यू निकल गया तो ये साफ साफ दिख रहा है ना कि CDEF जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये दोनों तो आपस में सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो मेन x का वैल्यू निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत आसान है। आइए समझाता हूँ कॉपी में। तो देखो यहाँ पर हमसे क्या बोला था कि ये जो हमारा एंगल ए में एंगल बन रहा है ये 75 डिग्री का है। हमने देखा कि ये जो मेरा सर्कल है इसमें ABCD जो है ना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दिख रहा है साफ साफ, ए में, बी में, सी में यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर डी में पॉइंट जा रहा है। ठीक है, चारों कॉर्नर आ रहे हैं। तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये जो हमारा एंगल x बन रहा है ये क्या हो गया, हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। थोड़ी देर के लिए आप इधर वाला सर्कल को भूल जाओ, बस ये वाला सर्कल ध्यान में रखो। ये अंदर में बॉक्स हो गया, ये लाइन को आगे बढ़ाया गया, BC जो लाइन था इसको आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये मेरा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यानी अगर ये 75 है तो x भी 75 डिग्री का होगा। बस यही आपको यहाँ पर समझना था। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD, या फिर ये मत लिखो आप लोग, डायरेक्ट लिखो आप लोग यहाँ पर कि एंगल A जो है वो इक्वल है हमारे एंगल DCF के, इस वाले एंगल के DCF के, और दोनों जो होंगे वो 75 डिग्री के होंगे। और ये क्यों इक्वल है, तब यहाँ पर आप लोग बताओगे कि हमने यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये ऊपर में आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये 75 डिग्री का है, इसलिए यहाँ से हमारा x का वैल्यू जो है 75 डिग्री निकल करके आ गया। ओके, अब हम लोग क्या जानते हैं कि C और E जो है यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसका नाम अपने को क्वेश्चन में x दिया हुआ है, तो हम लोग इस टाइप से लिखेंगे कि x प्लस में y इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहाँ पर आप लोग लिख भी देना सप्लीमेंट्री एंगल्स, या फिर आप लोग यहाँ पर ऊपर में लिख देना कि CDEF जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसीलिए अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सिंपल। तो x का वैल्यू हमको पता ही है 75 डिग्री का है, y का हमको पता नहीं, वही निकालना है। इक्वल टू साइड में 180, तो y का निकालने के लिए 75 की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 75 माइनस होगा तो 105 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका y का भी वैल्यू निकल गया। तो देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, एग्जाम में अगर आएगा ना तो आप इसका पूरा पूरा नाम लिखना। पहले जैसे इसका नाम लिखना DCF यहाँ पर x के बदले में, इसका नाम लिखना DEF, ठीक है, y के बदले में। फिर उन लोगों का जो जब नाम लिख लोगे पूरा पूरा, उसके बाद फिर ये वाला x और y वाला नाम लिखना। ठीक है, एक बार पूरा नाम जरूर लिखना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझा दिया। ओके, चलिए जो अब अगला क्वेश्चन है ना, और कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग वो लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि जो बाकी के क्वेश्चन बच जाएंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और उस वीडियो का लिंक आपको पता ही है, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर परेशान होते रहोगे, नहीं मिलते रहेगा, तो मुझे बताना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD जो है आपको दिख रहा है साफ साफ क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें AD और BC इक्वल है। AD ये वाली लाइन, BC ये वाली लाइन, ADC और BCD भी इक्वल है।
ADC यानी यहाँ पर जो पूरा एंगल बन रहा है इधर, BCD यानी कि ये कंप्लीट एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है। सो दैट द पॉइंट ABCD लाई ऑन दिस सर्कल, अपने को ये शो करना है कि ABCD जो है ना ये सर्कल में ही लाई कर रहा है, यानी सर्कल के ऊपर आ रहा है। तो अब ये हम लोग शो करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही होता है कि जो पॉइंट्स है सर क्वाड्रिलेटरल के वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो मैंने अपने को यही काम करना है, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, चाहे ये एंगल ले लो चाहे इधर इधर का एंगल ले लो, है ना। लेकिन अपने को तो यहाँ इन दोनों एंगल को बोला है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अब हम लोग इसको कैसे आपस में 180 लेकर के आए, या फिर इन दोनों को कैसे आपस में 180 लेकर आए, यही मेन यहाँ पर तिगड़म लगाना है। आइए कॉपी पर समझाता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पर जब आप डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो हमसे ये तो कहा गया था कि ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये वाला जो लाइन दिया था इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अब साफ साफ देखो तो यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं एंगल के नाम पे, इसका मतलब ये जो लाइन है ना एकदम परपेंडिकुलर है। तो अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा ना तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमने क्या किया, DE और CF ये दो लाइन ड्रॉ किए हैं जो कि परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। तो D परपेंडिकुलर टू AB एंड CF परपेंडिकुलर टू AB। ये कैमरा ना फोकस कर ले भाई अच्छे से, इतना महंगा मोबाइल होकर भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बता रहा था, हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा ट्रायंगल और इधर जो ट्रायंगल है ना इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे वो समझो आप लोग। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लो पहले कि इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, ADE एंड दूसरा जो ट्रायंगल है इसका नाम BCF रख दो, BCF। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अपने को काम करना है। तो सबसे पहले तो अपने को ये वाला एंगल और ये एंगल, क्योंकि हम लोग ने ये परपेंडिकुलर लाइन बनाया है तो ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे ही। तो यहाँ पर आप लोग लिखो इसका एंगल जो AED है वो इक्वल है इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल के, जिसका नाम एंगल BFC है, ठीक है। तो एक एंगल हो गया। दूसरा अपने को AD और BC ये दोनों आपस में इक्वल, क्वेश्चन में ही बोला गया था कि AD और BC इक्वल है, तो ये लिख लेते हैं हम लोग AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। ये वाला अपने ने ये हमने भी बनाया है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है और यहाँ पर हमने ये क्या किया, गिवन, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये दोनों एंगल आपस में इक्वल क्यों हुए, क्योंकि दोनों आपस में 90 डिग्री के हैं, तो इसमें आप लोग लिखो ईच 90 डिग्री, ओके। और ये आपस में अपने को क्वेश्चन में गिवन था। अब हम लोग करने वाले हैं ये वाला एंगल का काम। तो उससे मेरा क्या होगा, एंगल और साइड वाले थ्योरम से ये आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएगा, नहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो अब ये दोनों एंगल हम लोग कैसे, और कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा आपको आगे चल करके मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। अब ये दोनों एंगल को कैसे इक्वल प्रूफ किया जाए, तो अपने क्वेश्चन में बोला गया था कि एंगल ADC जो है वो इक्वल है BCD के, ठीक है। यही नाम दिया था ना क्वेश्चन में, BCD, कुछ दूसरा भी नाम दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों एंगल हम लोग को इक्वल बोला था। अब देखो अगर ये सीधी परपेंडिकुलर लाइन है तो इसका मतलब यहाँ भी ये 90 डिग्री एंगल बनाया होगा इधर भी, और ये भी अगर परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री बनाया होगा। जैसे ऊपर में 90 डिग्री बन रहा है वैसे यहाँ भी तो 90 डिग्री बनेगा ना। तो हमारा ये दोनों कंप्लीट एंगल अगर आपस में इक्वल है तो ये छोटा वाला एंगल मेरे को एंगल निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, कंप्लीट में से ये 90 डिग्री माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा कि ADE मुझे जो होगा, हमारा जो ADE है ये छोटा सा जो एंगल है ये इक्वल है कंप्लीट वाले एंगल में से 90 डिग्री माइनस करने के बाद ये मिलेगा। तो कंप्लीट एंगल का नाम क्या है, ADC है ये वाला, उसमें से माइनस कर दो 90 डिग्री। उसी तरीके से अगर मुझे इधर का ये एंगल का वैल्यू पता करना है तो मैं क्या करूंगा, कंप्लीट जो BCD है ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें से ये 90 डिग्री को माइनस कर दूंगा तो ये पता चल जाएगा। इसको आप लोग लिखो कि अगर मुझे BCF की वैल्यू जाननी है, एंगल BCF निकालना है, तो वो निकालने के लिए मुझे कंप्लीट एंगल BCD में से 90 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों हमारे आपस में इक्वल थे, इक्वेशन नंबर 1 ले लो, यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। तो अगर आपस में दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर ADC में से 90 माइनस करेंगे और BCD में से भी 90 माइनस करेंगे तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल आएगा ना। जैसे मान लो अगर ये दोनों 100 के हैं तो इसमें से भी 90 माइनस किया तो 10 आ जाएगा, इसमें से भी 90 माइनस किया तो 10 आ जाएगा, तो इन दोनों का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ADE इज इक्वल टू एंगल BCF। ये हमने क्या किया, अभी यहाँ पर प्रूव किया है, तो यहाँ पर प्रूव लिख दो। तो देखो हमारा एंगल और साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये हम लोग लिखेंगे अब कि नाउ हमारा जो ट्रायंगल ADE है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है हमारे दूसरे वाले ट्रायंगल BCF के। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से फायदा क्या हुआ भाई, तो उससे ये फायदा हुआ कि अगर ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ जो एंगल बनेगा A में और यहाँ जो एंगल बनेगा B में, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, जिसको हम लोग करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, CPCT शॉर्टकट
शॉर्टकट में कहा जाता है। तो इसको आप लोग ऐसे लिखो, सो हमारा जो एंगल ए होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर बी के। यहाँ पर आप लोग CPCT भी शॉर्टकट में लिख दो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाला रूल। ओके, तब ए और बी इक्वल हो गया। अब हम लोग पूरा क्वाड्रिलेटरल का यूज करेंगे। नाउ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल QUAD क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD में हम लोग क्या जानते हैं, एंगल ए में अगर एंगल बी को प्लस करें, फिर उसमें एंगल सी को प्लस करें और उसमें एंगल डी को प्लस करें, चारों एंगल को प्लस करें किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो सबका सम कितना आता है, 360 डिग्री आता है। जैसे ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। हमने क्या देखा कि ए और बी आपस में इक्वल है, अभी हमने देखा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए के बदले में या फिर बी के बदले में ए लिख देते हैं। एंगल नंबर यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ ए के जगह पर, और बी के जगह पर भी एंगल ए लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया दोनों इक्वल होते हैं। उसी तरीके से सी और डी भी तो इक्वल है ना। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि ADC यानी कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल का ही नाम जो हमारा ADC है ना, उसी को मैंने शॉर्टकट में एंगल डी लिखा है। और उसी तरीके से BCD जो था उसको मैंने शॉर्टकट में बी लिखा है। जो हमको एंगल BCD दिया हुआ था उसको मैंने एंगल सी दिया है। ये दोनों अपने को क्वेश्चन में इक्वल बोला था, यानी सी और डी भी आपस में इक्वल है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको ले लिया यूज, इसका यूज कर रहा हूँ मैं ना, तो मैं इसका इधर वाला यूज करूंगा, सी का यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को तो अपोजिट एंगल को इक्वल सप्लीमेंट्री लाना है ना। तो मैं सी लिखूंगा, यानी कि यहाँ पर एंगल सी और डी के बदले में भी एंगल नंबर सी, सॉरी डी गलती से लिखा गया, सी हो जाएगा। इक्वल को साइड में 360, ए और ए मिला दो तो 2 एंगल ए हो जाएगा। उसी जगह सी और सी मिला दो तो 2 एंगल सी हो जाएगा। इक्वल को साइड में 360, यहाँ पर दोनों में से 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर एंगल ए प्लस एंगल सी बच जाएगा। इक्वल को साइड में 360 डिग्री। अब 2 को हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 2, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और यही तो अपने को प्रूव करना था। अगर एंगल ए और एंगल सी आपस में सप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो यहाँ पर आप लिखोगे कि एंगल ए एंड एंगल सी आर सप्लीमेंट्री, इस टाइप से स्टेटमेंट छोटा सा लिख देना और उसके बाद लिखना सो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये जो होगा हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दैट मीन्स, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो ABCD पॉइंट्स हैं, यहाँ पर लिखो आप लोग इस तरीके से, जो क्वेश्चन में अपने को दिया था वर्ड, पॉइंट्स ABC एंड D लाइज ऑन सर्कल, यानी कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब ये सर्कल के ऊपर लाई कर रही है। बस हो गया, यही आपको करना था इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो बच्चे लोग तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर करने की। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर इस चैप्टर को हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे और जल्दी से चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।